हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम है आपका ISRS गुरुकुल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश और वापस अपन स्टार्ट करते हैं अपनी रुकी हुई सीरीज। हम डिस्कस कर रहे थे RS प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। मैं बता दूं मित्रों, ये चैनल केवल और केवल RS एग्जाम के ओरिएंटेड हैं और यहाँ जो भी कंटेंट आपको मिलेगा विद क्वालिटी डबल आपका दोनों लैंग्वेजेस में। और ये जो क्वेश्चंस में अपन डिस्कस कर रहे हैं लगभग 1500 क्वेश्चंस हैं और अगर इनके सॉल्यूशंस को मिला दूं तो इनटू 10 और कर दो, 15,000 क्वेश्चन है मित्रों ये। और इन 15,000 क्वेश्चंस में से आप कभी भी प्री का पेपर देख लीजिए, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं मित्रों, कम से कम हो या तो उसकी व्याख्या में से या फिर सीधा क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मित्रों 15 से 20 क्वेश्चन का मतलब हो गया 1.33 इंटू बोले तो 13 दूनी 26, लगभग 25-26 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन प्री में इन्हीं क्वेश्चन से आने हैं। तो इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों ने पिछली सीरीज नहीं देखी है, मैंने 1993 का पेपर डिस्कस कर लिया है, अभी चल रहा है 91 का कर लिया, ये चल रहा अभी 1993 का। चलो स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट आप सबसे मित्रों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, थोड़ी मेरी भी मदद हो जाएगी, इतना तो आप समझते ही हैं, है ना। इनिशियल फेज है अभी, तो थोड़ा आपको पता है शुरू में जब रॉकेट उड़ता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है, तो मुझे भी अभी आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। बाकी धीरे धीरे चैनल ग्रो होगा। ओके मित्रों, क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द आयरन डेफिशिएंसी? तो मित्रों यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा सा ये ऑप्शन गलत छपा हुआ है। हिंदी में कहते हैं रक्त क्षीणता, इंग्लिश में कहते हैं मित्रों एनीमिया। नाम सुना होगा आपने, एनीमिया। तो एनीमिया जो है एक्चुअल में वो होती खून की कमी। अब खून मतलब क्या? अपन जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन किसका बना है? आयरन का। तो मित्रों आयरन की कमी से जो मेन रोग होता है उसको अपन एनीमिया कहते हैं। एक स्वस्थ आदमी को, महिला पुरुष जो भी, रोज का 12 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। आयरन कहाँ से मिल सकता है? अंडे हैं, हरी सब्जियां हैं, मांस हैं, इन सब से। और विटामिन डी की कमी से जो फ्रेंड्स रोग होता है उसको अपन कहते हैं रिकेटस, सूखा रोग जिसे अपन कहते हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और ऐसा कैसा अगर बड़ों में हो जाए, बच्चों में होता है रिकेट्स, जबकि बड़ों में होता है ऑस्टोमलेशिया या ऑस्टोपेरियोसिस। स्कर्वी जो रोग है फ्रेंड्स, ये होता है मसूड़ों में सूजन आ जाना, दांतों का रोग है। और स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, ध्यान रखना। तो ये एडिशनल जानकारी मैंने दे दी है। विटामिन डी का अन्य नाम कैल्सीफेरोल भी है, क्योंकि कैल्सीफेरोल में होता है कैल्शियम, और कैल्शियम क्या मजबूत करता है? हड्डियां। अतः कैल्सीफेरोल की कमी, मतलब बोले तो विटामिन डी की कमी हड्डियां कमजोर करता है, जिसे अपन बच्चों में रिकेट्स कहते हैं और बड़ों में हम कहते हैं ऑस्टोमलेशिया। ओके, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी सिस्टम से रिलेटेड कौन है मित्रों इसमें से? इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति की इम्यूनिटी अलग अलग, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो मित्रों वो है आपके लिम्फोसाइट्स। अब जानते हैं कि फ्रेंड्स अपना जो ब्लड है, ब्लड के अंदर तीन चीजें होती है। एक होता है फ्रेंड्स आपका आरबीसी, दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है फ्रेंड्स आपका प्लेटलेट्स। कहते हैं ना प्लेटें कम हो गई, और वो प्लेटें नहीं है, वो बिंबाणु है, प्लेटलेट्स कहते हैं। डेंगू वगैरह में प्लेटलेट्स गिरता है। तो यहां पर ये जो डब्ल्यूबीसी मैंने लिखा है, वाइट ब्लड सेल्स या कार्पोसेल्स, बोले तो श्वेत रक्ताणु, श्वेत रक्ताणु या श्वेत रुधिर रक्ताणु। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर, डब्ल्यूबीसी पूरा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड है, बट डब्ल्यूबीसी का मेजर जो पार्ट है कि डब्ल्यूबीसी किसकी सहायता से रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है, तो वो है मित्रों लिम्फोसाइट्स। ध्यान रहे, लिम्फोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% जो है वो लिम्फोसाइट्स होता है। ब्लड के अंदर तीनों है, उसमें डब्ल्यूबीसी का जो 20 से 30% है वो क्या है? वो है आपका
लिम्फोसाइट्स। जैसे रात में पुलिस की गाड़ी आती है ना गश्त करने के लिए, सब कुछ ठीक है कि नहीं, ऐसे कैसे पूरे शरीर के अंदर पूरी बॉडी में गश्ती का कार्य करते हैं कौन? लिम्फोसाइट्स। ये चेक करते रहते हैं समय समय पर कि भाई बॉडी में कोई इंसेक्टिसाइड्स या बोल सकते हैं कोई शरीर के लिए हानिकारक कोई जो है वो कोई कीटाणु है या जीवाणु है कोई शरीर में एंटर तो नहीं हुआ, और अगर वो मिल जाता है तो उसको पकड़ के वहीं सल्टा देते हैं। तो लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करते हैं और हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वह पौधे जो शुष्क जलवायु में उगते हैं, बचपन से ही पढ़ते आए हैं आप, उन्हें अपन मित्रों मरुदभिद कहते हैं, जेरोफाइट्स कहते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं नागफली हैं, ये बावड़िया बावड़िया नहीं, अपन जैसलमेर बाड़मेर चले जाओ, वहां पर जो आपको मिलेंगे पौधे, कैक्टस हैं, आपका नागफली हैं, जिनकी पत्तियां भी जो है वो ऐसे कांटों के रूप में आ गई। मतलब पत्तियां कैसे ऐसे पतली सी हो गई और कांटे निकल आए। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है मित्रों, आप जानते हैं कि जितना ज्यादा एरिया होगा, एरिया ज्यादा होता है तो वाष्प उत्सर्जन भी, वेपोराइजेशन उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ चूंकि पानी की तो कमी है इन पौधों में, तो इसलिए ये अपने अंदर छिपे पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए पत्तियों का आकार छोटा कर लेते हैं, इसलिए एरिया कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। तो नागफली, मदार है, नेरियम है, बायोफिल्म्स है, ये सारी की सारी, ये सारे वो पौधे हैं जो कहाँ उगते हैं मित्रों? मरुस्थलीय भागों में। और इनकी जड़ें जो होती है वो काफी लंबी 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 होती है, क्योंकि पानी की तलाश में ठेठ अंदर तक चली जाती है। एक और यहाँ ऑप्शन में है अधिपादप या एपीफाइट, जैसे अमरबेल है। तो अमरबेल क्या करती है मित्रों? किसी पौधे के सहारे वो जो है वो चढ़ने स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ और भी हैं कई सारे अधिपादप, कि वह पौधे जो किसी अन्य पौधे पर आश्रित रहते हैं उन्हें अपन अधिपादप कहते हैं। और इन्हें वायवीय पादप भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें जो है वो मिट्टी में तो होती नहीं, हवा में लटकती रहती हैं, यानी कि पौधे के ऊपर। और आर्किड्स वे पौधे होते हैं जो कि जल के अंदर उगते हैं, इन्हें जलोद्भिद भी कहा जाता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं मित्रों। आर्किड्स वैसे अलग अलग प्रकार के पुष्प भी हैं जो आपको नॉर्थ ईस्ट में ज्यादातर मिलेंगे। इंडिया में एक ही मिसाइल मैन हुए हैं और उनका नाम आपको अच्छी तरह से पता है, कौन? एपीजे अब्दुल कलाम साहब। इन्हीं के सानिध्य में मित्रों 1983-82 में हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, IGMDP, इंदिरा गांधी के समय, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत हमने 5 प्रकार की मिसाइलें बनाई मित्रों, जिसका कोड वर्ड ध्यान रखना, पटना। बोले तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ध्यान रहे, पटना प्रकार की मिसाइलें। तो मिसाइल डेवलपमेंट में एपीजे अब्दुल कलाम साहब का विशेष योगदान था। 1997 में इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। 2002 से लेकर 7 तक ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो मित्रों, विभिन्न प्रकार के तारे हैं, सूर्य भी एक तारा है, आपको पता, बहुत बड़ा तारा। इन तारों के चमकने का कारण क्या है? कौन सी अभिक्रिया इनके चमकने का कारण है? तो मित्रों, इसमें 2 प्रकार की नाभिकीय क्रियाएं होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज। एक होती है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होती है न्यूक्लियर फिशन, यानी नाभिकीय विखंडन, और दूसरी होती है नाभिकीय संलयन। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ मिल सकती है, विखंडन में या संलयन में? तो आप कहोगे सर एनर्जी तो संलयन में बहुत ज्यादा मिलती है। सर, अगर हम पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को अच्छे से करवाने लग जाएं तो एनर्जी क्राइसिस रहे ही नहीं, तो फिर भी हम नाभिकीय विखंडन क्यों करवाते हैं? इसकी वजह मित्रों मेन ये है कि नाभिकीय विखंडन के अंदर इतने टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती। विखंडन का मतलब होता है कि एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटना। संलयन का मतलब क्या होता है? 2 छोटे छोटे नाभिकों का जुड़ के एक बड़े नाभिक का निर्माण, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन। जैसे मैं कहूँ 1H1 + 1H3 = 2। देखिए, ये प्रोटियम, ये है ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप्स, इनको लिख सकता हूँ 2He4 हीलियम। तो ये जो रिएक्शन है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे? संलयन बोलेंगे,
क्योंकि दो अलग अलग एटम आपस में मिले हैं और तीसरा एटम बना। तो फिर हम जो है वो ये क्यों नहीं करवाते, विखंडन को ज्यादातर तवज्जो क्यों देते? कारण ये है मित्रों, एक तो पृथ्वी पर इतना हाई टेम्परेचर हम लेबोरेटरी के अलावा कहीं भी जनरेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। वो टेम्परेचर अगर मैं बताऊं आपके कान फट जाएंगे। वो टेम्परेचर चाहिए हमें 1 से 1.5 करोड़ केल्विन। ओह, इतना हाई टेम्परेचर चाहिए। लेकिन मित्रों जो हाइड्रोजन बॉम्ब है ना, हाइड्रोजन बॉम्ब इसी सलैन अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब अगर आपसे पूछ लें कि नाभिकीय बम बोले तो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में कौन ज्यादा खतरनाक है, तो खतरनाक कौन सा है मित्रों? हाइड्रोजन बम। इसलिए हाइड्रोजन बम बहुत कम देशों के पास में अभी भी प्रायोगिक स्तर पर है, क्योंकि वो नाभिकीय सलैन अभिक्रिया पर है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर है। बिल्कुल। शुष्क कृषि, राजस्थान में सबसे ज्यादा शुष्क कृषि कहाँ पर मिलेगी आपको? तो मित्रों राजस्थान में मेन अपना जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आप देखते हैं, स्पेशली जैसलमेर बाड़मेर वाला एरिया, यहाँ पर बारिश भी कम है और सूखा भी ज़्यादा रहता है। तो इस एरिया में ज़्यादातर अपन शुष्क कृषि कहते हैं। अब शुष्क कृषि क्या होती है कि जहाँ पर बारिश लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर भी नहीं होती, इन सिचुएशन में जो हम एग्रीकल्चर का फॉर्म जो होता है उसको हम ड्राई एग्रीकल्चर या शुष्क कृषि के नाम से जान। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर था ए फॉर अम्बाला। ओके, आओ, अच्छा सवाल है और इससे 3 से 4 बार सवाल ये बारी बारी से अलग अलग वे में पूछा गया आर एस प्री में। सहकारी क्षेत्र में, सहकारी मतलब कोऑपरेटिव में, राजस्थान की शक्कर मिल कौन सी है, शक्कर का कारखाना कौन सा है? तो मित्रों इसका आंसर एक ही है, केशोराय पाटन। अब क्या है स्थिति, सुन लीजिए। देखिए राजस्थान में शक्कर या चीनी कारखाने को लेकर 3 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। कौन से? सबसे पहले 1956 में मित्रों, 1956 में जो सबसे पहले स्थापित हुई थी 1932 में। 1932 में आपका ये वाला, एक मिनट रुक जा मिंडा, रुक जा। 1932 में फ्रेंड्स स्टार्ट हुई थी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। तो 1932 के सामने मैं लिख रहा हूं एम, ध्यान रखना, मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, जो कि भोपाल सागर चित्तौड़ में है। ये राज्य की प्रथम चीनी मिल है जो निजी क्षेत्र में थी। कुल मिला के 1932 में जो मेवाड़ में भोपाल सागर वाली जो थी वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित की गई। ठीक, ये तो पहला फैक्ट है। उसके बाद में 1956 1956 में मित्रों स्थापित हुई आपकी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स। बिल्कुल, तो यहां लिख रहा हूं मैं गंगानगर, यहां मैं भोपाल सागर लिख रहा हूं। भोपाल सागर आपको याद रह जाएगा चित्तौड़गढ़। अभी वापस अपन इसको देख भी लेंगे। और फिर फाइनली 1965 में स्थापित हुई मित्रों केशोराय पाटन। अच्छा, जो ये गंगानगर वाली थी ना, यहाँ चुकंदर से चीनी बनती, और अभी ये सार्वजनिक सेक्टर में बोले तो गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है। बिल्कुल। और केशोराय तीसरी है मित्रों, केशोराय पाटन शुगर मिल्स बूंदी में। तो इसको मैं लिख रहा हूं 1965 केशोराय पाटन। और यहाँ पर अपन देख सकते हैं इसका अभी बिल्कुल बिल्कुल वर्तमान में ये बंद है, बिल्कुल अभी इसको बंद कर दिया गया है। तो 65 में आपकी केशोराय पाटन। एक बार इनको वापस देख लीजिए आप अच्छे से। 1932, देन 1956, देन 1965। 65 में कौन सी बताई मैंने? केशोराय पाटन। 56 में कौन सी बताई मैंने? भोपाल सागर। और सबसे पहली कौन सी थी मित्रों? 1932 में गंगानगर, सॉरी भोपाल सागर 1932 में थी, माफी चाहूंगा। भोपाल सागर है आपकी 1932 में, और गंगानगर वाली जो है आपकी वो है आपकी 1956 में। बिल्कुल, गंगानगर वाली है आपकी 1956। तो ये गंगानगर मतलब बी जी और लास्ट में अपन लिख सकते हैं के,
बीजी के। पहली आपकी भोपाल सागर, दूसरी गंगानगर, तीसरी आपकी के बोले तो आपकी केशवरायपाटन। तो केशवरायपाटन मित्रों सहकारी क्षेत्र में काम करती है, और गंगानगर वाली जो है वो सरकारी क्षेत्र में है, और मेवाड़ वाली निजी क्षेत्र में थी, 1932 में स्थापित हुई। तीनों बातें हमें थोड़ी थोड़ी याद रखनी। मेजा बांध किस रिवर पर है मित्रों? गैली जालर को ही पता है, कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी कहाँ पर है? कोठारी नदी बेसिकली राजसमंद में जो दिवेर की पहाड़ियां वहां से निकलती है, और वहां से निकल के फिर आगे भीलवाड़ा के निकट नंदराय के आसपास ही बनास में मिल जाती है, और भीलवाड़ा में 54 गांव के आसपास में यहाँ पर एक बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर, जिसका नाम है मेजा बांध। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1901 से 1991 में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई? तो आंसर इसका जयपुर है। और अब अभी अगर मैं पूछ लूं 2001 से 2011 के बीच में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई, तो आप आंसर देंगे इसका बाड़मेर, लगभग 30 to 32% है, 32.5% के आसपास। आगे बढ़ो मित्रों। हाड़ौती बोली कहाँ नहीं है इसमें से? अब हाड़ौती कौन सा एरिया है? तो गैली जालर को ही पता है हाड़ौती वाला एरिया, ये यूं करके नहीं, यूं करके नहीं, यूं, ये वाला। अभी ये एरिया है भरतपुर। भरतपुर तो इधर है, हाड़ौती में कौन है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो भरतपुर में बोली नहीं होगी। भरतपुर में तो सबसे ज्यादा मेव लोग रहते हैं, और यहाँ पर जो बोली है वो कौन सी मित्रों? मेवाती है। राजस्थान में सबसे कठिन बोलियों में से एक है हाड़ौती बोली, सबसे कठिन बोली मानी जाती है हाड़ौती बोली, और इसे ढूंढाड़ी का ही एक रूप माना जाता है, ध्यान रहे। तो मेन क्षेत्र कौन से हैं जो मैंने बता दिए, हाड़ौती वाले क्षेत्र। इसमें कुछ पार्ट हैं जो छोड़े गए हैं, जैसे बूंदी का इंद्रगढ़ है, नैनवा है, यहाँ पर हाड़ौती नहीं है। इधर बारां का किशनगंज और शाहबाद, यहाँ पर भी हाड़ौती नहीं है, बाकी लगभग सब जगह। गांवों को स्वावलंबी कैसे बनाया जा सकता है मित्रों? आंसर है क्रिएशन ऑफ विलेज ओरिएंटेड इकोनॉमिक स्कीम, कि ऐसी योजनाएं लाई जाए ग्रामीण स्तर पर जो आर्थिक दृष्टि से लोगों का कल्याण करवा सके, उन्हें सक्षम बना सके। तो आंसर था इसका ए फॉर अंबाला। बिल्कुल मित्रों, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं। दलित वर्गों के उत्थान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो आंसर है इसका मित्रों डी फॉर दिल्ली, कि दलितों के उत्थान के लिए आपने नियम वगैरह तो सब बना दिए, अच्छी बात है, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं दलितों के उत्थान के लिए, उनको उनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना बेहद जरूरी है। तो आंसर था मित्रों डी फॉर दिल्ली। बढ़िया। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, अच्छी बात। राजस्थान में ये 1994 में लागू हुआ, 23 अप्रैल 1994। तो इससे क्या हुआ आखिरकार? तो मित्रों इसका ये वैसे ये और ये दोनों सही है, बट एग्जैक्ट आंसर है स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन बोले तो हिंदी में अपन इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको, एक मिनट ना, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब है अपन ने देखा था कि 1957 के आसपास में, सॉरी 53 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था आपका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशंस पर उन्होंने पंचायतों का त्रिस्तरीय ढांचा दिया था, याद करिएगा। निचले लेवल पर ग्राम पंचायत, देन आपका पंचायत समिति, देन ऊपर लेवल पर जिला परिषद। तो इससे हुआ क्या? इससे अभी देख सकते हैं राजस्थान में पंचायतों में 50% महिलाओं का रिजर्वेशन, साथ ही साथ SC ST OBC का रिजर्वेशन भी। तो इससे एक्चुअल में स्वशासन भी स्थापित हुआ, और वे दबे कुचले लोग जिन्हें अभी तक राजनीति से जो वाकिफ नहीं थे, उन्हें भी पॉलिटिक्स में आने का अच्छा खासा मौका मिला। और मतलब बोल सकते थे कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं, क्योंकि ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है। पंचायतों में पहले योजना ग्रामीण स्तर पर बनती, फिर जिला स्तर पर जाती है। तो गांधी जी का भी यही मॉडल था कि भाई गाँव का विकास करना हो तो कोई भी योजना गांव से बननी चाहिए। और 2 अक्टूबर 1959 को आप जानते ही हैं, नागौर बगदरी गांव, जवाहरलाल नेहरू राजस्थान के मुख्यमंत्री थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया, इन्होंने इनोग्रेशन किया। और 4 सवाल पंचायतों से रिलेटेड ध्यान रखना कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? हेलो, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। भारत
भारत में पंचायती राज का जनक कौन है? कि जवाहरलाल नेहरू। आधुनिक पंचायती राज का जनक कौन है? राजीव गांधी। राजस्थान में पंचायती राज का जनक कौन है? भगवंत मेहता, जो उस समय के हमारे मुख्य सचिव थे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, राजस्थान में या यूं कह दीजिए पंचायती राज का शिल्पकार कौन है? शिल्पकार तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता। बढ़िया, क्राफ्ट्समैन। मित्रों इसका आंसर है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड, लेकिन इसका नाम अभी चेंज करके राजस्थान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ये क्वेश्चन थोड़ा आउटडेटेड है, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ हवाई अड्डा नहीं है ऐसा नहीं है, लगभग अब तो सब जगह हो चुके हैं। इसकी व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे, उस समय पूछा था क्योंकि वो चर्चा में था। बिल्कुल। और ये ध्यान रखना, इसमें राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर जयपुर वाला, और देश का 14वां हवाई अड्डा। बिल्कुल। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया था सामने? गैली जादर को पता है, 1 नवंबर 1956 जब 7वां फेज पूरा हुआ था। और फजल अली, राज्य पुनर्गठन आयोग डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और उस समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, और एक था आपका केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। लावा, कुशलगढ़ और निमराना, लावा, कुशलगढ़ और निमराना, ये 3 आपकी उस समय ठिकाने हुआ करते थे जिन्हें चीफ शिप कहा गया है। बढ़िया। एंड दिस इज द 57th क्वेश्चन। अजय पाल किसका संस्थापक था? अजमेर का। अजय पाल कौन था भाई? पृथ्वीराज प्रथम चौहान वंश के खास मुखिया जिन्हें अपन मानते हैं। हालांकि इनका मुखिया तो वासुदेव चौहान था, बट 11वीं शताब्दी के आसपास में अजय पाल, जो कि पृथ्वीराज फर्स्ट के बेटे थे और पृथ्वीराज चौहान के पिताजी, बिल्कुल, तो इन्होंने 1113 में अजमेर नगर बसाया था। किस लिए बसाया था? ताकि मालवा से और इनसे क्या है, अजमेर सेंटर में, तो उनको अच्छे से कंट्रोल कर सके। मालवा में जो परमारों का शासन था उन्हें भी कंट्रोल करना था। तारागढ़ गढ़ बीत लिया, आपने नाम सुना होगा रूठी रानी में, तो ये वही है। अजमेरू में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, एक फोर्ट बनवाया था जिसका नाम था तारागढ़ अजमेर या तारागढ़ का गढ़ बीटली। सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा राजस्थान का? तो मित्रों इसका आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। और सेकंड नंबर पर कौन सा है? चीनी वस्त्र उद्योग। बढ़िया। अभी सूती वस्त्र में जैसे चीनी में आपने 3 चीजें याद की ना, वैसे के वैसे यहाँ पर भी 3 चीजें याद रखनी पड़ेगी। कि राज्य में जो पहली सूती मिल थी, सूती वस्त्र मिल, वो 1989 में ब्यावर में द कृष्णा मिल स्थापित की गई थी। 1989 में कृष्णा मिल्स। 1906 में दूसरी मिल स्थापित की गई थी एडवर्ड मिल, वो भी कहाँ थी? ब्यावर में। बिल्कुल, दोनों निजी क्षेत्र में थी। 1996 में पूर्ण रूप से इसे बंद कर दिया गया। राजस्थान की सबसे बड़ी जो मिल है वो है उम्मेद मिल, जो कि कहाँ पर है? आपकी पाली में। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। क्यों प्रसिद्ध है? कपड़ा उद्योग के लिए। तो भारत का राजस्थान का मैनचेस्टर कौन है? आपका भीलवाड़ा। बिल्कुल, भीलवाड़ा में सबसे पहले 1938 में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना की गई थी। बढ़िया, आगे बढ़ो भाई। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 पर कौन कौन है? तो मित्रों मैं बता दूं कि एक्चुअल में ये जो राजमार्ग हैं, ये भारत की राजधानी दिल्ली को वाणिज्यिक राजधानी, ये थोड़ा सा तिरछा बन गया, इसको सीधा कर लेना। अरे बार बार इधर ही आ रहा है। मतलब दिल्ली को कनेक्ट करता है बम्बई से, और इसमें राजस्थान के कई सारे पार्ट्स आते हैं मित्रों। और लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर से नहीं जाता, इंदौर काफ़ी डिस्टेंस पे रहता है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि 8 कहाँ से नहीं जाता। 8 दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, उसमें इंदौर नहीं आएगा। राजस्थान का जयपुर है, अजमेर है, बड़ौदा है, ये सारे हैं, बट इंदौर नहीं है। तो मित्रों 1375 के आसपास ये लंबा है और 635 किलोमीटर इसका पार्ट राजस्थान में। लगभग 6 जिले गुजरते हैं, जहां पर आप निमराना, बहरोड, कोटपुतली, शाहपुरा, जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, रतनपुर, ये सारी राजस्थान की जगह हैं जो इस पर स्थित है। तांबे का विशाल भंडारा, तांबा आती खेतड़ी आता था। कहाँ है खेतड़ी? झुंझुनू में। तो राजस्थान भारत का 32% तांबा प्रोड्यूस करता है। और पहला कौन है पहले नंबर पर? एमपी जो है मित्रों वो फर्स्ट रैंक पर है। राजस्थान में कुछ फेमस क्षेत्र हैं, ध्यान रखना। खो दरीबा, बुरबनेड़ा, देवारी, बीदासर, ये सारे वो क्षेत्र हैं
जो ताम्र प्रोडक्शंस के लिए फेमस है, और राजस्थान में लगभग 9 करोड़ टन तांबे का भंडार है। तो मित्रों थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में, और आपका साथ बना रहें। और धीरे धीरे देखो मित्रों, अभी मैं डिजिटल बोर्ड पे भी काम करने वाला हूँ, तो धीरे धीरे अपन आरएस के सारे कंटेंट पर फोकस करेंगे, लेकिन एकदम पॉसिबल नहीं है। आप तैयारी करते रहें, जैसे ही प्रीलिम्स आता है मैं आपके लिए एक शानदार 50 पेपर की टेस्ट सीरीज भी लाऊंगा, और डेली आपको जो है वो 2 से ढाई घंटे, बिल्कुल मतलब 2 से 3 घंटे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे सीधा लाइव, और इसके साथ साथ फिर होमवर्क दूंगा। 50 छोटे छोटे टेस्ट, आई मीन छोटे छोटे बोले तो पूरे मॉडल टेस्ट सेक्शन वाइज अपन टेस्ट लूंगा मैं आपके प्रीलिम्स के लिए, और उसके बाद में मेंस के लिए सारे सब्जेक्ट अपने तैयार पड़े। तो चलते रहे मेरे साथ और छोड़िए मत, बस जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ वेरी वेरी लवली डे, गुड डे।